नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं विस्फोट, जहां हम आपको दुनिया की हर एक खबर से रूबरू करवाएंगे कि आखिरकार जंग के मैदान में क्या कुछ खास चल रहा है। आपको ये भी बता देते हैं कि आज वो कौन सी खबरें हैं जो हम आपके लिए लेकर के आए हैं, क्योंकि दुनिया भर की निगाहें इस वक्त अमेरिका और ईरान पर टिकी हुई हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि कौन सी वो खबर है जिनसे आज हम आपको रूबरू करवाएंगे। अमेरिका और ईरान के बीच में तनाव लगातार जारी है और वार्ता होने के लिए अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल तैयार बैठा है कि वार्ता की मेज सज चुकी है, लेकिन ईरान इस स्थिति में मुकर गया है, साफ इनकार कर रहा है। खबर यहां तक है कि ईरान में कट्टरपंथी IRGC और लोकतांत्रिक सरकार के बीच तकरार बढ़ रही है। इस बीच दावा किया जा रहा है कि IRGC ने ईरान के अहम संस्थानों पर कब्जा कर लिया है और वो वार्ता को अपने हिसाब से चलाने का प्रयास कर रहा है। इन सब के बीच में एक और दावा किया जा रहा है कि मुस्तफा खामनेई की ओर से साफ संदेश नहीं आ रहा है। ऐसे में मुस्तफा खामनेई की सेहत और उनकी सुरक्षा संभाले नहीं संभल रही है। IRGC पर इसके लिए सवाल भी खड़े हो रहे हैं। इस बारे में आज हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। दूसरी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, मिडिल ईस्ट में जंग के दौरान हॉर्मुज एक बेहद अहम और संवेदनशील मुद्दा बन गया है। ईरान ने हॉर्मुज पर शिकंजा कसकर दुनिया को टेंशन में डाल दिया है, तो वहीं अमेरिका ने हॉर्मुज पर नाकेबंदी कर दी है। ईरान को आर्थिक चोट पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। इस बीच अमेरिकी नौसेना ने हॉर्मुज में एक ईरानी जहाज पर कार्रवाई कर दी है और अमेरिकी कमांडो ने ईरान के जहाज पर कब्जा तक कर लिया है, जिसके बाद ईरान ने पलटवार की चेतावनी दी है। साफ है कि इस घटना से अमेरिका और ईरान के बीच में टेंशन बढ़ गई है और इसका असर दूसरे दौर की वार्ता पर देखने को मिल सकता है। तीसरी खबर में हम आपको बताएंगे कि मिडिल ईस्ट में जारी तनातनी के बीच अमेरिकी अर्थव्यवस्था किस तरीके से दबाव में आ गई है। अमेरिका ने जंग में बहुत ज्यादा नुकसान उठाया। ईरान के कुछ लाख के ड्रोन्स ने अमेरिका की करोड़ों की मिसाइल्स को बर्बाद कर दिया और फिर डिफेंस सिस्टम्स भी तबाह कर दिए गए। अमेरिका के महंगे ड्रोन्स और फाइटर जेट्स भी जंग की भेंट चढ़ गए हैं। इन घटनाओं ने अमेरिका को सीधे तौर पर नुकसान पहुंचाया, लेकिन अब तेल के कारोबार पर अमेरिकी डॉलर के कब्जे को बड़ी चुनौती मिल रही है। आखिर कैसे ये चुनौती मिल रही है और अमेरिका को कैसे इससे बड़ा नुकसान होगा, ये भी आपको समझाएंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। खबर यह है कि ईरान में हमलों के कारण 3,375 लोगों की मौत हो गई है। US इजराइल हमलों की वजह से लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। ईरान की फॉरेंसिक मेडिसिन ऑर्गेनाइजेशन ने यह दावा किया है कि 3,375 लोग ईरान में इस पूरे युद्ध के दौरान मारे गए हैं। मृतकों में बड़ी संख्या में आम लोग ही शामिल हैं, ये भी बताया जा रहा है और यह दावा ईरान की फॉरेंसिक मेडिसिन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कर दिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि ईरान में अभी तक इस पूरे युद्ध के साथ जो मौतों का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। 3,375 लोगों की मौत और ये सब कुछ हुआ है अमेरिका और इजराइल युद्ध की वजह से। अमेरिका इजराइल जो ईरान के साथ युद्ध लड़ रहे हैं उसकी वजह से बड़ी संख्या में लोगों को अपनी जान तो गंवानी पड़ी, इसके साथ साथ बड़ी संख्या में लोगों को अपना घर बार सब कुछ छोड़ करके यहाँ वहां भटकने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ये सिर्फ उन लोगों का आंकड़ा है जिन्होंने अपनी जान गंवा दी है, इससे कई हजार गुना ऐसे लोग हैं जो अपने घरों को छोड़ करके कहीं और जाने के लिए मजबूर हो गए, जिनके पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है। और इसी तरीके से कई हजार लोग ऐसे हैं जो इस पूरे युद्ध के दौरान घायल बताए जा रहे हैं। तीसरे विश्व युद्ध में ये युद्ध तब्दील होते जा रहा है। हालांकि थोड़ी सी आशंकाएं ये थी कि बातचीत की टेबल पर सब कुछ सुलझा लिया जाएगा, लेकिन दूसरे दौर की ये जो वार्ता प्रस्तावित है वो पूरी तरीके से खत्म नजर आ रही है कि इसकी शुरुआत ही नहीं होगी, क्योंकि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ ऐसा एक बड़ा कदम उठाया। वो कौन सा बड़ा कदम उठाया उसके बारे में आगे आपको बताऊंगी, लेकिन एक और खबर आ रही है कि अमेरिका और इजराइल के खिलाफ लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं। तेहरान में महिलाओं ने रैली निकाली है। महिलाओं ने गुलाबी रंग का शाहिद 135 ड्रोन ये लेकर के प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। ये महिलाएं दरअसल पेपर से ये पूरा शाहिद 135 ड्रोन बना करके लेकर के आई हैं और इसके माध्यम से वो ये दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि महिलाओं को लेकर के जो बार बार बर्बरता के दावे किए जाते हैं, दरअसल वो ही महिलाएं आज IRGC और सरकार के साथ खड़ी हुई हैं। ये तस्वीरें जरा देख लीजिए। ये प्रदर्शन की कोई पहली तस्वीर नहीं है। महिलाएं जिस तरीके से इस प्रदर्शन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही हैं वो अमेरिका को टेंशन में डालते जा रहा है। महिलाएं सिर्फ ये 135 ड्रोन लेकर के नहीं निकली हैं, बल्कि असली की बंदूक लेकर के भी सड़कों पर निकली हुई थी, जो अमेरिका को सीधे सीधे चेतावनी देते हुए नजर आ रही थी कि अगर आपने इस युद्ध को बंद नहीं किया तो हम भी फ्रंट फुट पर उतर करके आपके खिलाफ युद्ध लड़ते हुए नजर आएंगे। तो ये पूरी स्थिति
सड़कों पर ईरान की देखने को मिल रही है, जहां प्रदर्शनकारियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, प्रदर्शनों में लगातार इजाफा हो रहा है। और अभी भी ये माना जा रहा है कि इस युद्ध के दौरान इसी तरीके से ये प्रदर्शन सिर्फ और सिर्फ बढ़ते रहेंगे, क्योंकि इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि अमेरिका जो उनके देश के साथ कर रहा है वो बर्बरता है। ये दो खबरें हैं कि किस तरीके से ईरान में जो मौतों का आंकड़ा है उसमें इजाफा हुआ है इस युद्ध की वजह से। दूसरी तरफ ईरान में लोगों का हौसला अब भी नहीं टूटा है, लोगों का हौसला अभी भी उसी तरीके से बरकरार है जैसे पहले हुआ करता था। लोग बड़ी संख्या में उतर करके प्रदर्शन कर रहे हैं। अमेरिका और इजराइल को ईरान की ताकत का अंदाजा ही नहीं था। ईरान के पलटवार ने अमेरिका और इजराइल के साथ ही पूरी दुनिया को टेंशन में डाल दिया है। लेकिन अब खबर है कि ईरान में ही सब कुछ ठीक नहीं है। ईरान में ही सत्ता के अहम प्रतिष्ठानों के बीच में टकराव की खबर है। ईरान और अमेरिका के बीच टकराव की स्थिति लगातार बनी हुई है। सीजफायर जारी है, वार्ता होनी है, लेकिन इस बीच ईरान में हालात ठीक नहीं लग रहे। ईरान में अब लोकतांत्रिक सरकार और धार्मिक कट्टरपंथ आमने सामने आता दिख रहा है। खबरों के मुताबिक आईआरजीसी और सरकार के बीच टकराव बढ़ रहा है। जहां एक और राष्ट्रपति पेजेशियान और विदेश मंत्री अब्बास अरागची बातचीत के पक्ष में जाते दिख रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर आईआरजीसी वार्ता को अपने हिसाब से चलाने के पक्ष में नजर आ रहा है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामने के बाद अब आईआरजीसी कमांडर मेजर जनरल अहमद वहीदी ईरान के दूसरे सबसे ताकतवर शख्स बन गए हैं। बताया जा रहा है कि आईआरजीसी ने ईरान की सेना और ईरानी प्रतिनिधिमंडल पर पूरा कंट्रोल कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आईआरजीसी के कमांडर मेजर जनरल अहमद वहीदी और उनके करीबी लोगों ने देश की कमान अपने हाथ में ले ली है और वहीदी ही अब मुज्तबा खामने के बाद ईरान में सबसे बड़े फैसले लेने वाले नेता बन गए हैं। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि वहीदी का दबदबा विदेश मंत्री अब्बास अरागची और संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबफ से ज्यादा हो गया है। इन दोनों को अपेक्षाकृत नरम नेता माना जाता है। बताया जा रहा है कि अरागची ने शुरुआत में अमेरिका के साथ सहमति बनाकर होर्मुज खोलने की बात मान ली थी, लेकिन आईआरजीसी ने अमेरिकी नाकाबंदी के जवाब में इसे बंद रखने पर न केवल जोर दिया, बल्कि कुछ जहाजों पर अटैक किए और होर्मुज को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक वहीदी को ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव और आईआरजीसी के पुराने सदस्य मोहम्मद जोल कद्र का समर्थन मिला है। माना जा रहा है कि इससे वहीदी की पकड़ और मजबूत हो गई है। ईरान में आईआरजीसी और सरकार के बीच टकराव की खबर तो है, लेकिन इस बात की कोई जानकारी नहीं मिल पा रही कि क्या मुज्तबा खामनेई आईआरजीसी के फैसलों से सहमत है। इजरायली मीडिया के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता का अहम दौर आने वाला है, लेकिन इस बीच मुज्तबा खामनेई का रुख साफ नहीं हो पा रहा। ये भी साफ नहीं हो पा रहा कि वो क्या चाहते हैं, क्योंकि उनकी ओर से स्पष्ट आदेश नहीं मिल पा रहा। मुज्तबा खामनेई की ओर से स्पष्ट आदेश नहीं मिलना इस बात की ओर इशारा करता है कि या तो मुज्तबा इस स्थिति में ही नहीं है कि वो खुद फैसले ले पाए, या उनकी सुरक्षा संभाल रही आईआरजीसी ही उनके आदेशों को अपने पक्ष में करके लोगों तक पहुंचा रही है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ईरान की टॉप लीडरशिप में ही तालमेल की कमी है, जिससे अलग अलग तरह के सिग्नल बाहर जा रहे हैं। ऐसे में जंग का अंत कैसे होगा कहना मुश्किल लग रहा है। एक तरफ इस युद्ध की वजह से ईरानी जनता परेशान है, तो दूसरी तरफ ईरान की सरकार और आईआरजीसी में ही तकरार देखने को मिल रही है। कैसे? मुस्तफा के बाद ईरान के दूसरे सबसे ताकतवर शख्स अहम वहीदी आईआरजीसी के कमांडर बना दिए गए हैं। ब्रिगेडियर जनरल हैं अहम वहीदी। आईआरजीसी का सेना और ईरान के प्रतिनिधि मंडल पर नियंत्रण देखने को मिलता है और वहीदी को सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव का समर्थन है। अब्बास अरागची और गालिबाफ से ज्यादा प्रभावशाली बन गए हैं वहीदी। अरागची और गालिबाफ नर्म रुख के नेता माने जाते हैं। अब ये सब कुछ हालांकि पश्चिमी मीडिया के हवाले से बताया जा रहा है, लेकिन फिर भी जरा सोचिए कि अगर सरकार और आईआरजीसी इस तरीके से वहां पर लड़ने लगेगी, उनके बीच में अगर ये टकराव और ज्यादा बढ़ा, तो ये मान करके चलिए कि वहां की जनता को सिर्फ और सिर्फ परेशानियों का सामना ही करना पड़ेगा, जैसे इस युद्ध के दौरान वो करते आ रहे हैं। वहीं सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई की खबर अब तक नहीं मिल पाई है। सुप्रीम लीडर चुने जाने के बाद से अब तक एक बार भी मुस्तफा खामनेई सार्वजनिक रूप से नहीं देखे गए। केवल उनके संदेश ही आते हैं,
रिपोर्ट में दावा किया जाता है कि वो जख्मी हैं या कोमा में हैं। इस बीच इजरायली मीडिया ने मुस्तफा को लेकर के एक और बड़ा दावा कर दिया है, जिसके बाद मुस्तफा की सेहत और उनकी सुरक्षा संभाल रही IRGC पर ही सवाल खड़े हो गए। अब कैसे ये सवाल खड़े हुए हैं वो जरा आपको बता देते हैं, क्योंकि ईरान में ये नेतृत्व का संकट लगातार बरकरार है। मुस्तफा के साथ साफ और सीधा कम्युनिकेशन स्थापित नहीं हो पा रहा। मुस्तफा के फैसले लेने की जो क्षमता है उस पर भी सवालिया निशान लग गया है। मुस्तफा की सुरक्षा संभाल रही IRGC पर भी सवाल लगा हुआ है। ईरान की टॉप लीडरशिप में तालमेल की कमी की खबरें सामने आ रही हैं और बातचीत को लेकर के IRGC का रुख कड़ा हो गया है। अब्बास अराक्ची का रुख दूसरी तरफ नरम है। अब ये बातचीत होगी नहीं होगी। दूसरी तरफ जो नेतृत्व का संकट गहराया है उसे लेकर के अलग से टेंशन चल रही है। अब इस सब के बीच में अमेरिका तो एक तरफ बातचीत की टेबल पर आने के लिए तैयार है, उनका प्रतिनिधि मंडल फिर से इस्लामाबाद आने के लिए तैयार है, लेकिन ईरान इस बात से इनकार कर रहा है। ईरान कह रहा है कि अब बातचीत नहीं होगी और टकराव इसमें भी सरकार और IRGC में देखने को मिलता है। बातचीत को लेकर खबर यह है कि अमेरिका में ट्रंप की लोकप्रियता में भारी गिरावट देखने को मिली है। अमेरिकी मीडिया के सर्वे में खुलासा हुआ कि केवल 37% लोगों को ट्रंप का कामकाज पसंद आ रहा है। अमेरिका में ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप धराशायी नजर आ रहे हैं, जहां सर्वे में यह पता चलता है कि मात्र 37% लोगों को ट्रंप का कामकाज पसंद है, जबकि 63% लोग ट्रंप के कामकाज से पूरी तरीके से असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। यह अपने आप में बेहद बड़ी रिपोर्ट है कि एक देश का राष्ट्रपति जिसे वहीं की जनता पसंद नहीं करती, उसके पीछे की वजह सिर्फ और सिर्फ उसकी बेबुनियाद नीतियां हैं जिससे लोग तंग आ चुके हैं। इन नीतियों से तंग आने की वजह से सिर्फ ये 37% लोगों ने उन्हें स्वीकार किया, 63% लोग उन्हें पूरी तरीके से नकार चुके हैं। लोगों ने कह दिया कि उन्हें उनका कामकाज पसंद नहीं आ रहा और पसंद आएगा भी कैसे। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद महंगाई में इजाफा हुआ है, बेरोजगारी में इजाफा हुआ है, युद्ध लगातार वो देश लड़ते जा रहा है जो ये कह रहा था कि मैंने 8 युद्ध रुकवाए हैं। वो राष्ट्रपति सिर्फ और सिर्फ युद्ध और युद्ध की नीतियों को बढ़ावा दे रहा है। कभी वेनेजुएला के साथ उलझ जाते हैं, कभी ईरान के साथ। वहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में IRGC की कार्रवाई देखने को मिली है। ईरान की फ्रांस के जहाज को चेतावनी देखने को मिली है। फ्रेंच जहाज पर कई सारे वार्निंग शॉट्स दागे गए हैं हॉर्मुज को लेकर के, क्योंकि स्थिति जस की तस बनी हुई है। एक तरफ ईरान ने डेरा डाला हुआ है, दूसरी तरफ अमेरिका ने डेरा डाला हुआ है। ऐसे में वहां से कोई भी जहाज पास ऑन नहीं हो पा रहे हैं। ईरान के फ्रांस के जहाज को जो चेतावनी सामने आई है उसमें फ्रेंच जहाज पर वार्निंग शॉट्स भी दागे गए। आपको याद होगा कि पिछले दिनों भी IRGC की तरफ से इस तरीके की बड़ी कार्रवाई की गई थी, जिसमें भारत के एक जहाज को निशाना बनाया गया था। हालांकि उसके बाद ईरान की तरफ से साफ कहा गया था कि यह गलती से हुआ है, लेकिन अभी भी ईरान किसी भी देश के जहाज को वहां से गुजरने नहीं दे रहा और यह आवाजाही अब पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। यानी आने वाले वक्त में डीजल, पेट्रोल, गैस तक की किल्लत कई और देशों में बढ़ते हुए नजर आ सकती है। दो खबरें हैं कि किस तरीके से ट्रंप इस युद्ध की वजह से अपने ही देश में नापसंद कर दिए गए हैं, तो दूसरी तरफ IRGC भी हॉर्मुज पर अपना अधिकार जताते हुए नजर आ रहा है, जो डेरा डाल करके वहां पर बैठा हुआ है और साफ ये कह रहा है कि वो यहां से नहीं जाने वाला है, उसका अधिकार इस पर है और अमेरिकी सेना को वहां से हटना होगा। और इस्लामाबाद में भी शर्त यही रखी गई है कि हम बातचीत की टेबल पर तभी आएंगे जब हॉर्मुज से अपनी नाकेबंदी अमेरिका खत्म कर देगा। हॉर्मुज बंद होने से ईरान को नुकसान हो रहा है और इसे लेकर के अमेरिका ने बड़ा दावा किया है। ट्रंप के मुताबिक हॉर्मुज बंद होने से अमेरिकी कंपनियों को फायदा हो रहा है। अब ये कैसे फायदा हो रहा है जरा आप देखिए। अमेरिका और ईरान के बीच जंग से नुकसान दुनिया को हो रहा है। तेल के दाम आसमान छू रहे हैं। दुनिया के कई हिस्सों में त्राहिमाम मचा है, लेकिन ईरान और अमेरिका अपनी अपनी शर्तों में छूट देने के पक्ष में नहीं है। जंग में ईरान को तो नुकसान हो ही रहा है, उसके बुनियादी ढांचे तबाह हो रहे हैं, जिन्हें दोबारा बनाने में कई साल का वक्त और अरबों डॉलर की राशि लगेगी। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को लेकर एक बड़ा चौंकाने वाला दावा किया है। ट्रंप ने हॉर्मुज बंद होने का नफा नुकसान गिनवाया। उन्होंने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से ईरान को हर दिन
$500 मिलियन यानी करीब 4000 करोड़ का घाटा हो रहा है। ट्रंप ने दावा किया कि इससे अमेरिका को कोई नुकसान नहीं हो रहा, बल्कि मुनाफा ही हो रहा है। दरअसल ईरान की पूरी अर्थव्यवस्था कच्चे तेल के निर्यात से चलती है और होर्मुज दुनिया भर के तेल व्यापार की सबसे बड़ी और अहम कड़ी है। ये रास्ता बंद होने से ईरान का तेल दुनिया के बाजारों तक नहीं पहुंच रहा। ईरान के बंदरगाहों पर अमेरिका की नाकाबंदी से ईरानी तेल टैंकर थम गए हैं। साफ है कि कच्चा तेल नहीं बिकेगा तो ईरान का खजाना खाली होता जाएगा। ट्रंप के मुताबिक ईरान अनजाने में अमेरिका की ही मदद कर रहा है। जहां एक तरफ ईरान की अर्थव्यवस्था इस रास्ते के बंद होने से मुश्किल में फंसी है, तो वहीं दुनिया भर में तेल की कीमतें बढ़ने से अमेरिकी कंपनियों को फायदा हो रहा है। अमेरिका अब तेल के लिए खाड़ी देशों पर उस तरह से निर्भर नहीं है। ट्रंप ने मैसेज में टेक्सास, लुइसियाना और अलास्का का जिक्र किया, जहां अमेरिका के पास अपने कच्चे तेल के विशाल भंडार मौजूद हैं। ट्रंप ने ईरान की IRGC पर तंज कसते हुए कहा कि वो बाहुबली बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन असल में अपना नुकसान करवा रहे हैं। ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा कि अमेरिका बातचीत की मेज पर बहुत बढ़िया और वाजिब डील ऑफर कर रहा है और ईरान के लिए भलाई इसी में है कि वो इसे मान ले। उन्होंने साफ धमकी दी है कि अगर ईरान ने अकड़ दिखाई और ये डील ठुकराई तो अमेरिका ईरान के पावर प्लांट और पुल को चुन चुनकर उड़ा देगा। खबर यह है कि अमेरिकी इकोनॉमी को बहुत बड़ा झटका लगा है। यूएई ने डॉलर से स्वैप लाइन की मांग कर दी है और यह भी कहा है कि सपोर्ट नहीं मिला तो देश में डॉलर की कमी हो जाएगी। चीनी करेंसी युआन में कारोबार कर सकता है यूएई, जिसकी वजह से अमेरिकी इकोनॉमी को तो झटका लगेगा ही लगेगा। डॉलर में भारी गिरावट देखी जा सकती है। अमेरिकी इकोनॉमी को यह बेहद बड़ा झटका देने वाली खबर है, जहां यूएई ने डॉलर से करेंसी स्वैप लाइन की मांग कर दी है। सपोर्ट नहीं मिला तो देश में डॉलर की कमी हो जाएगी, ये यूएई की तरफ से कहा गया है। और चीनी करेंसी युआन का वो उपयोग करना चाहते हैं अपने कारोबार के लिए। हालांकि ये इतना आसान नहीं होगा। अमेरिका इसमें जरूर से अड़ंगा लगाएगा। उसे ये बर्दाश्त नहीं होगा कि डॉलर को स्वैप करने की कोशिश की जा रही है। अगर डॉलर को स्वैप कर दिया गया तो अमेरिकी इकोनॉमी को एक तो बड़ा तगड़ा झटका, दूसरा जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का सपना लेकर के डोनाल्ड ट्रंप जगह जगह पर हमले करते जा रहे हैं, उसमें भी उनको एक बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि दुनिया भर में वो ये कहते रहे हैं कि मैं डॉलर को और ज्यादा मजबूत करूंगा और इस युद्ध के माध्यम से उन्होंने उस डॉलर को मजबूत करने का प्रयास किया है। लेकिन अगर यूएई ने इसे स्वैप करने की मांग कर दी, युआन में अगर पूरी दुनिया भर में कारोबार बढ़ गया या किसी दूसरी करेंसी में बढ़ गया, तो सीधे सीधे डॉलर को नुकसान होगा, अमेरिकी इकोनॉमी को नुकसान होगा और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो सपना है वो धराशायी हो जाएगा। एक और खबर आ रही है कि IRGC कमांडर वहीदी ईरान के दूसरे सबसे ताकतवर शख्स बन गए हैं। अमेरिकी मीडिया ये दावा कर रहा है कि IRGC के कमांडर वहीदी को दूसरे सबसे बड़े ताकतवर शख्स होने का ओहदा दे दिया गया ईरान के अंदर। ईरान की सेना और प्रतिनिधि मंडल पर IRGC का कंट्रोल है। ईरान की कमान वाहिदी और उनके करीबियों के पास है, ये बताया जा रहा है। वहीदी और उनके करीबियों के पास है। IRGC का कंट्रोल तो उनके पास ही है। ईरान की सेना और प्रतिनिधि मंडल पर IRGC का कंट्रोल पहले से है। अब ईरान की जो कमान वहीदी और उनके करीबियों के पास सौंप दी गई है, उसकी वजह से IRGC के कमांडर वहीदी ईरान के दूसरे सबसे ताकतवर शख्स बन गए हैं। ये अमेरिकी मीडिया की तरफ से हालांकि दावा किया जा रहा है। यही वजह है कि वहीदी और अब सरकार के बीच में बनते हुए नजर नहीं आ रही है, क्योंकि वहीदी मुस्तफा खामनेई के बाद दूसरे सबसे ताकतवर व्यक्ति बन गए हैं, जो ना तो मसूद पेजिशकिन यानी ईरानी राष्ट्रपति की सुनने के लिए तैयार है और ना ही ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची की सुनने के लिए तैयार है। इसलिए IRGC और सरकार के बीच में टकराव भी वहां पर लगातार बढ़ते जा रहा है। और दूसरी तरफ तैयारी ये हो रही है कि डॉलर को गिरा दिया जाए, उसे स्वैप लाइन में लाया जाए, उसे स्वैप किया जाए, क्योंकि लोगों को व्यापार करना है और अब वो चाहते हैं कि वो दूसरी करेंसी की तरफ आगे बढ़े। ऐसे में एक बड़ा झटका अमेरिकी इकोनॉमी को हो सकता है। और ये सब कुछ ईरान जंग के बीच में, ये सब कुछ ईरान से जंग के बीच में होगा, जहां अमेरिकी इकोनॉमी के लिए ये बुरी खबर साबित हो सकती है कि अब तक जो तेल के कारोबार पर बना डॉलर का साम्राज्य था वो ढहने लगा है। और इससे अमेरिका को हालांकि कैसे नुकसान पहुंचेगा वो हम आपको समझाते हैं।
ईरान से तनातनी के बीच अमेरिका को एक बहुत बड़ा झटका लगा। अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बुरी खबर सामने आई, क्योंकि अब अमेरिका का बड़ा सहयोगी यूएई डॉलर की बजाय दूसरी करेंसी में तेल की डील कर सकता है। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार युद्ध की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है और यूएई की तेल से होने वाली कमाई भी प्रभावित हो रही है, जिसे देखते हुए यूएई ने अमेरिका से डॉलर करेंसी स्वैप लाइन की मांग की है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यूएई ने चेतावनी दी कि अगर डॉलर सपोर्ट नहीं मिला तो देश में डॉलर की भारी कमी हो सकती है और यूएई को मजबूरन तेल की बिक्री चीनी मुद्रा युआन में करनी पड़ सकती है। हालांकि यह आसान नहीं है, क्योंकि फेडरल रिजर्व आमतौर पर इस तरह के स्वैप लाइन पर सख्त नियम लागू कर सकता है, क्योंकि अगर तेल का कारोबार डॉलर की बजाय दूसरी मुद्रा में होता है तो दुनिया भर में डॉलर की मांग कम हो सकती है और इससे डॉलर की कीमत कम हो सकती है। या यूं कह ले कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए यह एक बुरी खबर हो सकती है। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सऊदी अरब के बीच एक समझौता हुआ, जिसके मुताबिक अमेरिका ने सऊदी अरब को सैन्य सुरक्षा देने का वादा किया और बदले में सऊदी अरब ने अपने तेल का निर्यात डॉलर में करना स्वीकार कर लिया। बाद में साल 1974 में अमेरिका और सऊदी अरब के साथ एक औपचारिक समझौता हुआ, जिसमें तय हुआ कि ओपेक संगठन के सभी देश अपना तेल केवल डॉलर में ही बेचेंगे। तब से अब तक दुनिया भर में डॉलर की मजबूती की ये एक बड़ी वजह रही, क्योंकि दुनिया भर में तेल का कारोबार केवल अमेरिकी डॉलर में ही होता रहा और दुनिया भर में डॉलर की मांग लगातार बनी रहती है। अब अमेरिका को चीन से चुनौती मिल रही है। दरअसल चीन जिन भी देशों के साथ समझौता करता है, उसका प्रयास रहता है कि वो देश भी तेल का कारोबार उसकी करेंसी युआन में करे। इससे चीन की मुद्रा को मजबूती मिलती है और अमेरिका का प्रभाव कम हो सकता है। लेकिन ये अमेरिकी डॉलर को नुकसान कैसे होगा, उसके लिए आपको समझना होगा कि डॉलर और तेल के बीच का रिश्ता आखिरकार क्या है, जिसकी वजह से डॉलर को एक बड़ा धक्का लग सकता है ये करेंसी स्वैप को लेकर के। तो डॉलर में, क्योंकि दरअसल दुनिया भर में तेल का जो ज्यादातर कारोबार है वो इसी करेंसी में किया जाता है और दुनिया में अमेरिकी डॉलर की मांग इसीलिए बढ़ी रहती है। तेल की कीमत गिरने से डॉलर मजबूत हो जाता है और डॉलर कमजोर होने पर तेल महंगा हो जाता है। दोनों के बीच में अपोजिट रिएक्शन रहता है, कनेक्शन रहता है। डॉलर के गिरने पर तेल और सोने में बढ़त देखी जाती है, निवेश देखा जाता है। डॉलर की कीमत गिरने पर तेल की मांग बढ़ जाती है। तो ये दोनों के बीच का रिश्ता है। इसी वजह से तेल के खेल में डॉलर को कभी भी नुकसान पहुंच सकता है। अब डॉलर और तेल के कारोबार का क्या रिश्ता है, अब आपने वो जान लिया है। अमेरिका को फायदा और नुकसान कैसे होगा, लेकिन आखिर ये व्यवस्था बनी क्यों? आखिर कैसे अमेरिका ने दुनिया भर के तेल कारोबार पर अपने डॉलर का किला तैयार किया है, अब वो भी जरा आपको समझा देते हैं। पेट्रो डॉलर सिस्टम इसे कहा जाता है, जिससे तेल का कारोबार डॉलर में होना ही पेट्रो डॉलर सिस्टम कहलाता है। 1945 से शुरुआत हम करेंगे। 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूएस और सऊदी के बीच में रणनीतिक समझौता हुआ। अमेरिका ने सऊदी अरब को सैन्य सुरक्षा देने का वादा कर दिया। बदले में सऊदी ने तेल का जो कारोबार है वो डॉलर में करना स्वीकार कर लिया। 1974 में अमेरिका और सऊदी अरब के बीच में औपचारिक समझौता हुआ। ओपेक का सबसे प्रभावशाली सदस्य सऊदी अरब बन गया। ओपेक देश तेल का कारोबार डॉलर में करने पर सहमत हो गए और लगभग सभी देशों के केंद्रीय बैंकों के पास डॉलर का भंडार होता है। डॉलर के भंडार से तेल का अंतर्राष्ट्रीय कारोबार आसान हो जाता है और कई देश डॉलर की बजाय अपनी करेंसी को प्राथमिकता अब देना शुरू कर चुके हैं। जैसा ब्रिक्स में भी कहा गया था कि ब्रिक्स के जितने भी देश हैं वो सभी ब्रिक्स करेंसी का इस्तेमाल करें, जिसे लेकर के अमेरिका की तरफ से एक भारी भरकम रिएक्शन देखने को मिला और कह दिया गया कि अगर ऐसा हुआ तो डॉलर कमजोर हो जाएगा, अमेरिका को नुकसान होगा, तो हम आपके ऊपर टैरिफ लगा देंगे। ये वाली धमकी उनकी तरफ से दी गई। तेल कारोबार डॉलर की जगह दूसरी करेंसी में करना ही डी डॉलराइजेशन हो जाएगा, क्योंकि शुरुआत से यही व्यवस्था बना दी गई कि दुनिया भर में जो तेल का व्यापार होगा वो सिर्फ और सिर्फ डॉलर में होगा। ईरान से जंग पर नेतन्याहू ने एक बड़ा बयान दे दिया है। उनकी तरफ से क्या बयान दिया गया है वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ ही
नेतन्याहू भी लगातार बयानबाजी करते हुए इस युद्ध में पूरी तरीके से नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ईरान के साथ जंग खत्म नहीं हुई है। ये बड़ा बयान उनकी तरफ से दिया गया। जंग में कई नए पड़ाव आने बाकी है, ये भी नेतन्याहू की तरफ से कहा गया। उनकी तरफ से कहा गया कि ये सभ्यता के लिए लड़ा जाने वाला युद्ध है। ये नेतन्याहू की तरफ से इस वक्त ये बयान दिया गया जिसमें उन्होंने कहा कि ये सभ्यता के लिए लड़ा जाने वाला युद्ध है। जंग में और कई नए पड़ाव आएंगे, यानी बातचीत सिर्फ और सिर्फ एक ढोंग है जो कि बार बार पाकिस्तान के बिल बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। एक बार फिर से अमेरिका पाकिस्तान जाने के लिए तैयार है, लेकिन ईरान मना कर रहा है और पाकिस्तान उन्हें मनाने में जुटा हुआ है। लेकिन इसका ढोंग का फायदा क्या जब लड़ना ही है तो? खबर यह कि हॉर्मुज स्ट्रेट में शिपिंग ट्रैफिक पर मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा कर रही हैं कि 28 फरवरी से 12 अप्रैल के बीच में केवल 279 जहाज गुजरे हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट में शिपिंग ट्रैफिक पर ये बड़ी खबर है। जहां से पहले रोजाना 100 जहाज गुजरते थे, वहां लगभग 2 महीनों के भीतर आप ये समझ लीजिए कि जहाजों की संख्या घटते घटते 279 तक पहुंच गई। 28 फरवरी से 12 अप्रैल तक के ये आंकड़े हैं। रोजाना यहाँ से 100 जहाज गुजरते थे और ये 2 महीने के भीतर वहां से सिर्फ 279 जहाज गुजर पाए हैं। यानी आप ये समझ लीजिए कि 1% पर वो ट्रैफिक आ गया है जो कभी 100% हुआ करता था। जहां जहाज गुजरने के लिए लाइन लगा करके खड़े रहते थे, वहां हॉर्मुज पर जिस तरीके से ईरान और अमेरिका नाकेबंदी करके बैठे हुए, पहरेदारी करके बैठे हुए हैं, उसकी वजह से दुनिया भर को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। दुनिया भर में तेल का संकट हॉर्मुज स्ट्रेट की वजह से गहरा रहा है और उसके पीछे की वजह ईरान और अमेरिका की जिद है, जिसने दुनिया को इस गर्त में पहुंचाना शुरू कर दिया है। हॉर्मुज दुनिया में तेल और गैस के कारोबार की एक अहम कड़ी है, लेकिन जंग की वजह से यहां से गुजरने वाले जहाजों की संख्या बेहद कम हो गई है और इसका सीधा असर पूरी दुनिया पर देखा जा रहा है। मिडिल ईस्ट में जंग के बीच हॉर्मुज एक अहम मुद्दा रहा, क्योंकि यहां से दुनिया के तेल कारोबार का करीब 20% हिस्सा गुजरता है और ये रास्ता यूरोपीय और एशियाई देशों के लिए काफी अहम है। जंग के पहले भी आशंका जताई जा रही थी कि ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक कर सकता है, जिससे दुनिया भर में तेल के लिए हाहाकार मच सकता है, और हुआ भी वैसा ही। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक किया और दुनिया भर में टेंशन बढ़ी। कई देशों में तो पेट्रोल पंप पर ताला लटक गया, तो कहीं ऊर्जा आपातकाल का ऐलान कर दिया गया। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच तनातनी जारी है। पहले ईरान ने हॉर्मुज पर शिकंजा कसा और फिर अमेरिका ने हॉर्मुज की नाकेबंदी करने का ऐलान किया। ईरान ने हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से टोल लेने का ऐलान किया, जबकि अमेरिका ने ईरान को टोल देने वाले जहाजों के साथ ही ईरान के पोर्ट से जाने और आने वाले जहाजों को रोकने की घोषणा की। हॉर्मुज स्ट्रेट जो कभी दुनिया की लाइफलाइन हुआ करती थी, अब यहाँ शिपिंग ट्रैफिक के मामले में सन्नाटा पसरा है। जहां कभी रोजाना करीब 100 जहाज गुजरते थे, करीब 45 दिन में 280 जहाज ही गुजरे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों की तादाद काफी गिर गई है। इस रास्ते से युद्ध के पहले रोजाना करीब 100 जहाज गुजरते थे, लेकिन 28 फरवरी को युद्ध के आगाज के बाद से 12 अप्रैल के बीच महज 279 जहाज ही हॉर्मुज स्ट्रेट को पार कर पाए। बताया जा रहा है कि मार्च के दौरान शिपिंग ट्रैफिक बेहद कम हो गया। कई दिन तो केवल 2 से 8 तक जहाज ही गुजर सके, जबकि कुछ दिन तो 10 से 14 तक जहाज गुजर सके। सीज फायर के बाद से अब तक करीब 45 जहाज इस सकरे गलियारे को पार कर अपनी मंजिल की ओर बढ़ चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। जंग की वजह से हॉर्मुज स्ट्रेट से तेल की सप्लाई नहीं हो पा रही है। अब आइए आपको बताते हैं कि दुनिया में तेल की सप्लाई के लिए हॉर्मुज आखिरकार क्यों अहम है। ये इसलिए अहम है क्योंकि ओमान की खाड़ी और अरब सागर को जोड़ता है। ये हॉर्मुज स्ट्रेट है जो आप ये हिस्सा देख रहे हैं, ये ओमान की खाड़ी है, अरब सागर, फारस की खाड़ी, ये एक दूसरे को कनेक्ट करते हुए नजर आता है, ओमान की खाड़ी और अरब सागर को। इसी वजह से ये जगह बेहद अहम हो जाती है, क्योंकि यहाँ से कई देश, कतर, सऊदी अरब, यूएई, ओमान, अन्य देशों को, ईरान जिसमें शामिल है, अन्य देशों को यहाँ से तेल सप्लाई करता है।
इसलिए ये रास्ता अहम है। ये 161 किलोमीटर लंबा है और 33 किलोमीटर चौड़ा है। इसकी चौड़ाई सिर्फ और सिर्फ 33 किलोमीटर है। यहाँ पर जहाजों की लाइन खड़ी होती है कि भाई एक एक करके जहाज यहाँ किसी तरीके से निकले। शिपिंग लेन केवल 3 किलोमीटर चौड़ी है, क्योंकि जो शिपिंग लेन है अब इसी स्थिति को हालांकि थोड़ा पलटा भी जा रहा है। ईरान कह रहा है कि वो अब दूसरा रास्ता देगा, लेकिन तब जब ये युद्ध खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसने यहाँ पर बहुत सारी बारूद बिछा दी है और वो खुद भूल गया है कि उसने कहाँ बिछाई है। दुनिया का करीब 20% तेल यहाँ से गुजरता है। इसके साथ अब वो व्यापार नहीं हो पा रहा है जो पहले 20% का हुआ करता था। सऊदी अरब, यूएई के लिए ये सबसे ज्यादा अहम है। यहाँ आपको सऊदी अरब की स्थिति समझ में आ जाएगी और इसके साथ साथ यूएई का जो हिस्सा है वो भी समझ में आ जाएगा। ये व्यापारिक रूट इसीलिए बेहद अहम है। कुवैत और इराक के लिए भी ये बेहद महत्वपूर्ण है, कतर के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है और ओमान के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। ओमान की खाड़ी और अरब सागर को जोड़ने वाला ये हॉर्मुज स्ट्रेट इस वक्त दो देशों की वजह से बंद पड़ा हुआ है। ईरान जो इस पर पूरे तरीके से अपनी लगाम चाहता है, पाबंदी लगाना चाहता है, तो दूसरी तरफ वो ये चाहता है कि अमेरिका वहां से चले जाए। अब आपने देख लिया कि हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया के लिए कितना अहम है। अब आपको ये बताते हैं कि हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास ईरान का अपने पड़ोसी मुल्कों से आखिरकार विवाद क्या चल रहा है। ईरान और ओमान के बीच में सबसे पहले मैं आपको विवाद समझाती हूँ कि इन दोनों देशों के बीच में विवाद क्या है। तो इन दोनों देशों के बीच में हॉर्मुज स्ट्रेट के उत्तर में ईरान और दक्षिण में है ओमान और यूएई। हॉर्मुज के मुहाने पर ओमान का मुसंदम प्रायद्वीप है, जिसके ठीक सामने मैं खड़ी हुई हूँ। ये मुसंदम प्रायद्वीप है। ये इसे लेकर के भी इनके बीच में लगातार खुन्नस देखने को मिलती है। हॉर्मुज स्ट्रेट के उत्तर में ईरान और दक्षिण में ओमान यूएई है, आपने ये जान लिया। ओमान का जो मुसंदम प्रायद्वीप है हॉर्मुज के मुहाने पर ही है। वो इसकी स्थिति एक बार फिर से आप देख लीजिए, हॉर्मुज के मुहाने पर ही है ये मुसंदम प्रायद्वीप। ओमान की मुख्य भूमि से हालांकि ये मुसंदम प्रायद्वीप अलग है। मुसंदम तट से लगभग 12 समुद्री माइल्स यानी करीब 22 किलोमीटर तक ओमान का अधिकार है। इसीलिए जब ये कहा गया कि हम यहाँ पर नाकेबंदी लगाएंगे, तो ये बात स्वीकार आसानी से ईरान की तरफ से कर ली गई थी कि वो इसका आधा पैसा ओमान के साथ बांटेगा। हालांकि ओमान ने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि उन्हें कोई पैसा नहीं चाहिए। हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों के लिए ये सबसे गहरा समंदर है ओमान की सीमा में, और कानूनी तौर पर ओमान के पानी से गुजरते हैं जहाज। कानूनी तौर पर ओमान ने सुरक्षा और ट्रैफिक कंट्रोल के लिए ईरान से हालांकि यहाँ पर समझौता कर लिया। ईरान और ओमान के बीच में कई जगहों पर दूरी केवल 24 समुद्री माइल्स की रह जाती है। यहाँ पर मीडियम लाइन का जो सिद्धांत है उसके तहत ये समुद्र के बीच में रेखा खींची गई है। ईरान और ओमान को अपने हिस्से में संसाधनों के दोहन का हक ये मीडियम लाइन ही देती है, और अंतर्राष्ट्रीय जहाजों को गुजरने से ईरान और ओमान नहीं रोक सकते। एक सच ये भी है जिस पर वो अड़े हुए हैं, ईरान अड़ा हुआ है। अब इसके बाद आपको बताती हूँ कि आखिरकार ईरान और यूएई के बीच में क्या विवाद रहता है। सबसे पहले ये जानिए कि यूएई का तट सीधे तौर पर हॉर्मुज के सकरे हिस्से को नहीं छूता है, लेकिन ओमान और ईरान के साथ यूएई की समुद्री सीमा मिलती है। यूएई और ईरान के बीच में अबू मूसा, ग्रेटर चुनाव, लेसर चुनाव द्वीपों को लेकर के लगातार विवाद गरमाया रहता है। लेसर चुनाव द्वीपों पर फिलहाल ईरान का कब्जा है, तो ये विवाद उसका अपने पड़ोसी देशों से चलता है, जिसकी वजह से अभी भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय जगह है जहां से किसी भी शिप को बिना रोक टोक के जाने देना चाहिए। ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय पानी की बात है। मीडियम लाइन का अगर सिद्धांत यहां पर लागू होता है तो उसे माना जाना चाहिए, जो कि ईरान मानते हुए यहां कतई नजर नहीं आ रहा है। अब इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बताते हैं। खबर यह है कि ईरानी सेना की अमेरिका को एक बड़ी चेतावनी देखने को मिली है। ईरानी जहाज पर कार्रवाई का कड़ा जवाब देंगे, ईरानी सेना की तरफ से ये कहा गया। टूसा ईरानी सेना की अमेरिका को ये बड़ी चेतावनी सामने आई। उन्होंने कहा है कि अब कड़ा जवाब देंगे। ईरानी सेना ने जहाज पर एक्शन को सीज फायर का उल्लंघन करार दिया है और ईरानी सेना ने कार्रवाई को सशस्त्र समुद्री डकैती करार दे दिया है। इनका जो टुस्का शिप वहां से निकलने की कोशिश कर रहा था, उसे वार्निंग दी गई अमेरिका की तरफ से। सोचिए, उन्हीं के घर पर उन्हीं को जाकर के अमेरिका वार्निंग दे रहा है, और जब टुस्का वहां से जहाज गुजरने से नहीं मानता है तो सीधे तौर पर वहां फायरिंग करनी शुरू कर दी जाती है। ये जरा तस्वीरें देखिए।
अमेरिका ने पहले वार्निंग दी और वार्निंग के बाद भी जब ये जहाज नहीं रुका तो उस पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। और ये सीधे तौर पर सीज फायर का उल्लंघन ही है। जब 21 तारीख तक सीज फायर था तो आखिरकार फायरिंग कैसे की जा सकती है? इसी बात को लेकर के ईरान नाराजगी अपनी जाहिर करते हुए नजर आ रहा है और वो सीधे तौर पर ये कह रहा है कि हॉर्मुज से अमेरिका पीछे हटे, तब जाकर के अब हम इस्लामाबाद आएंगे बातचीत की टेबल पर। दूसरी तरफ अमेरिका का प्रतिनिधिमंडल जाकर के बातचीत करने के लिए तैयार है, वो बैठ गया है, लेकिन ईरान मना कर रहा है, पाकिस्तान उसे मनाने के लिए जुटा हुआ है। जरा ये तस्वीर हम एक बार फिर से आपको फुल स्क्रीन दिखाते हैं और जरा इन गोलियों की तड़तड़ाहट भी सुनिए कि ये कैसा सीज फायर था जिसका उल्लंघन इस दौरान किया गया। Vesseltoska, Lodo Vesseltoska, तो vacate आपने your ये engine room. वीडियो देख लिया? इसकी जो तस्वीरें सामने आई हैं वो ये बता रही हैं कि आखिरकार किस तरीके से वहां पर गोलियों की तड़तड़ाहट देखने को मिली। अब जो वीडियो सामने आया है उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि इसके पीछे जो हमला किया जा रहा था वो यूएस के किस युद्धपोत से किया गया। तो खबर ये है कि यूएस ने ये जो युद्धपोत लेकर के उतरा हुआ है वो समुद्र में, ये यूएस का यूएसएस संप्रूएंस है जिससे ये गोलीबारी की गई। तो इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर यूएसएस संप्रूएंस का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि अब ईरान कह रहा है कि अमेरिका को वहां से हट जाना चाहिए। बड़ी खबर दिखाइए, बड़ी खबर ये आ रही है कि ईरानी शिप टुस्का पर हमले का जो ये वीडियो आपने अभी देखा है, इसके लिए बाकायदा अमेरिका की तरफ से जिस युद्धपोत का इस्तेमाल किया गया है उसके बारे में बताया जा रहा है कि ये संप्रूएंस था जिससे ये हमला किया गया। यूएसएस संप्रूएंस से डिस्ट्रॉयर है ये। नाकाबंदी का उल्लंघन कर रहा था ईरानी शिप, अमेरिका का हालांकि ये तर्क है। ईरान लेकिन इस बात से बेहद नाराज नजर आ रहा है और वो अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए ये कह रहा है कि अब बातचीत करने का आखिरकार फायदा ही क्या है। चेतावनी के बाद हमला करके शिप को सीज कर दिया गया। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये पूरा माजरा ही यही है कि पहले सीज फायर कहा गया और सीज फायर का उल्लंघन अमेरिका की तरफ से दरअसल किया गया। ईरान का एक शिप जो कि आगे बढ़ रहा था जिसका नाम टुस्का है, उसे अमेरिका चेतावनी देता है, वापस लौट जाने के लिए कहता है और जब वो नहीं मानता है तो अमेरिका की तरफ से उस पर गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया जाता है। जो वीडियो सामने आया उसमें ये बताया गया कि यूएसएस संप्रूएंस डिस्ट्रॉयर है जो कि उससे ये हमला किया गया था। ईरान इस बात से नाराज भी है और कह रहा है कि वो अमेरिका के सामने घुटने नहीं टेकेगा। हॉर्मुज में अमेरिका और ईरान के बीच में तनाव बेहद बढ़ते जा रहा है। इस वजह से ईरान के एक शिप पर जो उनकी तरफ से कार्रवाई की है उसके बाद ईरान बेहद गुस्से में है। अमेरिकी कमांडो ने शिप पर कब्जा कर लिया। हालांकि अमेरिका के इस एक्शन पर ईरान ने कड़ी आपत्ति जता दी। अमेरिका ने ईरान के लिए नाकेबंदी लगाए रखने का ऐलान किया। अमेरिकी सेना ईरान की ओर से आने और जाने वाले जहाजों को रोक रही है, जहां तक की जरूरत पड़ने पर चेतावनी और फायरिंग तक की जा रही है। इस बीच अमेरिकी नौसेना ने ईरान के जहाज टुस्का के खिलाफ बड़ा कदम उठाया। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि लगभग 900 फीट लंबे और लगभग एक विमान वाहक पोत के बराबर वजनी ईरान के झंडे वाले मालवाहक जहाज टुस्का ने नाकेबंदी पार करने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा और अब वो जहाज अमेरिका के कब्जे में है। हॉर्मुज स्ट्रेट के पास ईरान के जहाज को जबरन जब्त किए जाने की घटना से अमेरिका और ईरान के बीच तनाव भी बढ़ गया। इस बीच अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेटकॉम ने टुस्का के खिलाफ ऑपरेशन की तस्वीरें जारी की, जिसमें हेलीकॉप्टर से कमांडो को जहाज के डेक पर उतरते दिखाया गया। दावा है कि अमेरिकी कमांडो ने ही जहाज पर कब्जा कर लिया। बताया गया कि अमेरिकी नौसेना के वॉरशिप यूएसएस एक्सपीरियंस ने ओमान की खाड़ी में टुस्का को रोकने के लिए चेतावनी दी, लेकिन जहाज के क्रू ने बात नहीं मानी, जिसके बाद अमेरिकी नौसेना ने जहाज के इंजन रूम में छेद करके उन्हें रोक दिया और फिर अमेरिकी मरीन ने जहाज को अपने कब्जे में ले लिया। हॉर्मुज स्ट्रेट में कार्गो शिप टुस्का पर अमेरिकी सेना के हमले से ईरान भड़क गया और अमेरिका को करारा जवाब देने की चेतावनी दी।
ईरान के हजरत खातम अल अनबिया सैन्य मुख्यालय ने ओमान सागर में एक ईरानी जहाज पर अमेरिकी सेना के हमले की बात मानी। बयान में कहा गया कि अमेरिका ने युद्ध विराम का उल्लंघन करते हुए समुद्री डकैती की। ईरान की ओर से कहा गया कि ओमान सागर में ईरान के एक जहाज पर गोलीबारी की और पोत के डेक पर अपने कई आतंकवादी सैनिकों को तैनात करके उसके नेविगेशन सिस्टम को निष्क्रिय कर दिया। बयान में जहाज को जब्त किए जाने की पुष्टि भी की गई। तेहरान की ओर से जवाबी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। ईरान ने कहा कि जल्द ही अमेरिकी सेना की समुद्री डकैती का जवाब दिया जाएगा। तो हॉर्मुज में बवाल मचा हुआ है। अब क्यों ये बवाल मचा है और अमेरिका क्या दावा कर रहा है इस पूरी घटनाक्रम पर, वो आपको बताते हैं। अमेरिका का बड़ा दावा यह है कि ईरानी जहाज नाकाबंदी तोड़ने के लिए निकला हुआ था। ये अमेरिका का दावा है। इस बार ईरान पलटवार कर रहा है कि अमेरिका ने युद्ध विराम को तोड़ा है। अमेरिका की तरफ से दूसरा दावा यह किया गया कि यूएस सेना ने कई बार चेतावनी दी थी। ईरानी जहाज नाकाबंदी तोड़ने के लिए जो निकला था उसे यूएस की सेना ने कई बार चेतावनी दी। ईरान ये कह रहा है कि ये पूरी तरीके से समुद्री डकैती है। दूसरी तरफ 6 घंटे तक चेतावनी को नजरअंदाज किया गया, ये अमेरिका का दावा है। ईरान का कहना है कि हम बदला जरूर लेंगे। अमेरिका की तरफ से ये बताया गया कि उसने यूएसएस सैम्प्रुअन्स, जो उसका युद्धपोत था, डिस्ट्रॉयर था यूएसएस सैम्प्रुअन्स, उसने इंजन रूम को टारगेट किया, जिस पर ईरान कह रहा है कि जवाबी कार्रवाई की ये खुली चेतावनी है। हेलीकॉप्टर से मरीन कमांडो जहाज पर उतर गए उस पर कब्जा करने के लिए। इस पर ईरान की तरफ से कहा गया कि ईरानी सेना पूरी तरीके से अलर्ट है। यूएस सेना ने जहाज को कब्जे में लिया है, लेकिन ईरान का पलटवार सीधे आया कि ईरानी सेना अलर्ट मोड पर है। तो ये दोनों देशों के दावे हैं। ये दोनों देश हॉर्मुज में इस तरीके से एक दूसरे से उलझे हुए हैं, जिसकी वजह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ और उसका खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ रहा है। ईरान की ओर से यूएस सेना पर हमला देखने को मिला है। अमेरिकी युद्धपोतों की और ड्रोन लॉन्च जो है वो भी देखने को मिला। ईरान की ओर से यूएस सेना पर यह हमला किया गया है। इस दौरान अमेरिकी युद्धपोतों की ओर ड्रोन लॉन्च कर दिए गए हैं। ओमान सागर में अमेरिकी शिप पर ये ड्रोन दागे गए हैं। ये तस्वीर देखिए किस तरीके से यहां पर यह स्थिति बन गई है। अरब सागर के अंदर भी यही स्थिति बरकरार रहने वाली, और अगर ये इसी तरीके से हमला करते रहे तो जो कल समाप्त होने वाला था सीजफायर, वो आज ही किसी नए युद्ध की तरफ इन्हें ले जा सकता है, नए मोड़ की तरफ इन्हें ले जा सकता है। इस युद्ध पर विराम लगाने की कोशिशें बहुत सारी कर ली गई हैं, लेकिन ये कोशिशें कल से असफल होती हुई नजर आ रही हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका भी रुख कर लेते हैं। अब ये बड़ी खबर ये है कि इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का बड़ा दावा देखने को मिला है। उनकी तरफ से बताया गया है कि अजरबैजान में बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है। मोसाद ये कह रहा है। उनकी तरफ से कहा गया ईरानी समर्थित गुटों की साजिश को हमने नाकाम किया है, ये मोसाद ने कहा है। अजरबैजान में जो कि एक बड़ा षड्यंत्र रच रहे थे, कुछ संदिग्धों को गिरफ्तार भी किया गया है। मोसाद की तरफ से यह भी कहा गया है अजरबैजान की सुरक्षा एजेंसियों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। मोसाद को ईरान के निर्देश पर खुफिया जानकारी जुटा रहे थे, मोसाद का यह कहना है। हालांकि मोसाद को जाना ही इसीलिए जाता है कि वो आखिरकार अपने देश की सुरक्षा कैसे करता है। ऐसे में मोसाद की तरफ से ये बड़ा खुलासा किया गया है कि अजरबैजान में एक बड़ी साजिश रची जा रही थी, ईरान समर्थित ये साजिश थी जिसे नाकाम कर दिया गया है, और इस दौरान कुछ संदिग्धों को गिरफ्तार भी किया गया है। अजरबैजान की सुरक्षा एजेंसियों ने इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया। ईरान के निर्देश पर खुफिया जानकारी जुटाने के लिए उसके वो ये सहयोगी पहुंचे हुए थे, जिन्हें अब गिरफ्तार कर लिया गया है। ऊपर से एक खबर और आ रही है कि ईरान की सेना यूएस की आर्मी पर यह हमला करते हुए नजर आ रही है, और यह सब कुछ समुद्र के अंदर किया जा रहा है। अमेरिकी शिप पर ड्रोन लॉन्च करके ईरान की ओर से हालांकि ये लॉन्चिंग की गई है, लेकिन ये इसलिए भी की गई है क्योंकि उनके टुस्का पर हमला किया गया था। टुस्का ने टेंशन बढ़ाया हुआ है दोनों देशों के बीच में। अमेरिका ईरान के बीच में यूरेनियम संवर्धन एक बड़ा मुद्दा है। अमेरिका की मांग है कि ईरान अपना संवर्धित यूरेनियम अमेरिका को सौंप दे, लेकिन ईरान ने भी यूरेनियम को लेकर के एक और बड़ा दावा कर दिया है। अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर प्रोग्राम एक अहम मुद्दा है।
अमेरिका और इजराइल लगातार ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का विरोध करते रहे हैं। पिछले साल भी अमेरिका और इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर बम बरसाए थे और इस बार भी ईरान की न्यूक्लियर ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी की जा चुकी है। अमेरिका का आरोप है कि ईरान न्यूक्लियर बम बना रहा है, जो दुनिया के लिए बड़ा खतरा है। अमेरिका ने साफ तौर पर चेतावनी दी कि ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं होने चाहिए। हालांकि ईरान हमेशा से ही कहता रहा कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण कार्यक्रमों के लिए है, साथ ही परमाणु कार्यक्रम रोकने से इनकार भी कर चुका है। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति ने बड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि वो युद्ध नहीं चाहते, लेकिन आत्मरक्षा उनका अधिकार है। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने साफ किया कि ईरान युद्ध का पक्षधर नहीं है और मौजूदा हालात में केवल आत्मरक्षा के तहत कदम उठा रहा है। पेजेश्कियान ने कहा कि ईरान ने कभी किसी देश पर हमला नहीं किया और न ही उसका ऐसा कोई इरादा है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखना तेहरान की प्राथमिकता है। राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने अमेरिका और इजराइल पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि दोनों देशों ने नागरिक ढांचे को निशाना बनाया, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप की टिप्पणियों की आलोचना की और कहा कि ट्रंप के पास ईरान को उसके परमाणु अधिकारों से दूर करने का कोई ठोस कारण नहीं है। पेजेश्कियान ने आरोप लगाते हुए कहा कि ट्रंप कहते हैं कि ईरान अपने न्यूक्लियर अधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन वो ये नहीं बताते कि किस जुर्म के लिए। पेजेश्कियान ने चेतावनी देते हुए कहा कि वो कौन होते हैं किसी देश को उसके अधिकारों से दूर करने वाले। समझौते के लिए अमेरिका की कई शर्तों में एक अहम मुद्दा है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर रोक। खबरें आई कि प्रतिबंधों से छूट के बदले ईरान कुछ समय के लिए अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकने पर राजी भी था, लेकिन अब उसका रुख साफ है कि वो अपना परमाणु प्रोग्राम बंद नहीं करेगा। ईरान का तर्क है कि ये उसका हक है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। ईरान ने ऐलान किया है कि वो यूरेनियम संवर्धन नहीं रोकेगा। आइए आपको बताते हैं कि आखिर यूरेनियम संवर्धन होता क्या है। दरअसल प्राकृतिक यूरेनियम में आइसोटाइप U-235 की मात्रा बढ़ाना और प्राकृतिक रूप से यूरेनियम के 2 आइसोटाइप मिलते हैं, जिसमें से पहला आइसोटाइप U-238 है। प्राकृतिक रूप से मिलने वाले यूरेनियम में 99.3% U-238 होता है और इससे बम नहीं बनाया जा सकता। लेकिन जो इसका दूसरा आइसोटाइप है U-235, प्राकृतिक रूप से इसमें जो मिलने वाला यूरेनियम है वो 0.7% होता है, लेकिन इससे बम बनाया जा सकता है। इसे गैस सेंट्रीफ्यूज प्रणाली से यूरेनियम संवर्धन का कार्य किया जाता है। जो आप ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये गैस सेंट्रीफ्यूज है। यूरेनियम संवर्धन इन्हीं से किया जाता है। यूरेनियम को गैस के रूप में सेंट्रीफ्यूज में डाल दिया जाता है और सेंट्रीफ्यूज को उसके बाद काफी तेजी से घुमाया जाता है। घूमते हुए सेंट्रीफ्यूज में U-238 बाहर और U-235 अंदर रहता है। जैसे U-235 का संवर्धन स्तर 90% से ज्यादा बनता है, वेपन ग्रेड यूरेनियम बन जाता है। इसे एक परमाणु बम के लिए 15 से 20 किलो हाई एनरिच्ड यूरेनियम चाहिए होता है और ईरान के पास 20 से 25 बम बनाने के लिए पर्याप्त यूरेनियम है। अब ईरान के पास करीब 60% तक जो संवर्धित यूरेनियम है वो 440 किलो है। ये आप सभी जानते हैं। इसके बारे में तो पूरी दुनिया जान गई है, क्योंकि अमेरिका ने इसी वजह से तो इन पर हमला किया है। अब ये जो हमला किया गया वो इसीलिए किया गया है कि जो 60% तक ईरान संवर्धित यूरेनियम 440 किलोग्राम रख के बैठा हुआ है, उसे किसी तरीके से अर्जित कर लिया जाए। हालांकि ईरान ये दावा करता है कि उसका जो परमाणु कार्यक्रम है वो नागरिक जरूरतों के लिए है। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि अगर हथियार नहीं बनाने हैं तो संवर्धन का स्तर 60% तक ले जाने की क्या आवश्यकता थी। नागरिक जरूरतों के लिए यूरेनियम के संवर्धन का स्तर आखिरकार कितना होना चाहिए वो आपको बता देते हैं। बिजली उत्पादन के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे। ज्यादातर रिएक्टर्स में 3 से 5% तक संवर्धित यूरेनियम का इस्तेमाल और कुछ उन्नत रिएक्टर्स के लिए इसकी आवश्यकता 5 से 20% तक की होती है। वही रिसर्च और चिकित्सा के लिए कितनी होती है? इसके लिए 12 से 19.75% तक संवर्धित यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है और कैंसर के इलाज और मेडिकल इमेजिंग के लिए रेडियो एक्टिव मटेरियल जरूरी होता है। चिकित्सा के लिए 20% से कम संवर्धित यूरेनियम पर्याप्त माना जाता है। लेकिन उसके ऊपर यूरेनियम संवर्धन का सीधा सीधा अर्थ है कि तैयारी परमाणु हथियार बनाने की हो रही है, जिससे अमेरिका को पूरी तरीके से परहेज है। वहीं अगले दौर की वार्ता से पहले ईरान का एक बड़ा ऐलान सामने आया है। ईरान के विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान सामने आया है। वार्ता में शामिल होने पर नहीं हुआ है फैसला, ये ईरान की तरफ से कह दिया गया है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने ये बड़ा फैसला, बड़ा ऐलान कर दिया है। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि वार्ता में शामिल होने के लिए कोई फैसला नहीं लिया गया। अमेरिका से बातचीत के दरवाजे पूरी तरीके से बंद नहीं है, ये भी ईरान की तरफ से कहा गया है।
ईरान के विदेश मंत्रालय का जो कार्यभार है वो संभालते हैं अब्बास अरागची, जिनकी तरफ से ये बड़ा दावा कर दिया गया है। हालांकि मसूद पेजेशकियान है, लेकिन ये बड़ा दावा किया गया है ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से कि अभी तक बातचीत को लेकर के कुछ भी नहीं कहा गया है। बातचीत के लिए दरवाजे बंद नहीं है, लेकिन बातचीत होगी या नहीं होगी इस पर थोड़ा सा संशय अभी भी बरकरार है, क्योंकि टुस्का पर जो कार्रवाई की गई है उसके बाद से ईरान चिढ़ा हुआ है। अमेरिका की कार्रवाई पर चीन ने ऐतराज जता दिया है और चीन के विदेश मंत्रालय का बयान भी सामने आ गया है। ये जो टुस्का की बात मैं कर रही थी उसी के बारे में बता रही हूँ कि अमेरिका ने जो कार्रवाई की है उस पर चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि ईरान का जहाज जब्त करना एक गंभीर विषय है। मलेशिया से रवाना हुआ था शिप टुस्का, मीडिया रिपोर्ट्स ये कहती है, और चीन के लिए अहम ट्रांसशिपमेंट हब है ये मलेशिया। अब चीन की तरफ से ये बयान आया है कि आपने इसे बंदी बनाया, आपने इसे अपने अधिकार में लिया, ये बेहद गलत है, क्योंकि ये मलेशिया से रवाना हुआ था और ये चीन के लिए ट्रांसशिपमेंट हब है मलेशिया, उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसीलिए वो ऐतराज जताते हुए नजर आ रहा है कि अमेरिका की जो ये कार्रवाई है वो दरअसल गलत थी। इस एक घटना ने एक बार फिर से हॉर्मुज में स्थिति को बिगाड़ करके रख दिया है। एक जहाज जो कि मलेशिया से आ रहा था, जैसा चीन ने कहा, जैसा मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया, उस पर अगवे वाली कार्रवाई करना अमेरिका की तरफ से सीज फायर को तोड़ने के बराबर था। और इसी पर चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान भी सामने आ रहा है जो ये कह रहा है कि ईरान का जहाज जब्त करना एक गंभीर विषय है। हालांकि चीन लगातार ये कह रहा है कि हॉर्मुज पर सिर्फ और सिर्फ ईरान का अधिकार है, अमेरिका को वहां से हट जाना चाहिए, लेकिन अमेरिका बार बार सिर्फ और सिर्फ अपने बयान बदलता है। जो कभी ये कहता है कि वो वहां से हट गया है, कभी वो ये कहता है कि वो इस नाकेबंदी से नहीं हटने वाला है। ईरान के घर में जाकर के ईरान के घर के दरवाजे पर बाहर से ताला अमेरिका की तरफ से मारा गया है हॉर्मुज को लेकर के। हॉर्मुज को लेकर के जहां अमेरिका ये बड़ा दावा कर रहा है कि अब ईरान जब तक पीछे नहीं हटेगा, हॉर्मुज नहीं खुलेगा, तो ईरान ये कह रहा है कि हॉर्मुज तो पहले से हमारा है, आप कैसे बाहर से ताला लगा करके खड़े हो सकते। लेकिन ये हो रहा है, ये किया जा रहा है। इसीलिए ये जो बातचीत की टेबल सजनी थी वो सजते हुए अब नजर नहीं आ रही है। एक और खबर आ रही है, वो आपको बताते हैं कि ईरान का अमेरिका को बड़ा जवाब देखने को मिला है, जहां ईरान के न्यायपालिका प्रमुख गुलाम हुसैन का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि हम अपने अधिकार नहीं छोड़ेंगे, दबाव में हम कोई समझौता नहीं करेंगे, ये गुलाम हुसैन की तरफ से कहा गया है। ईरान के न्यायपालिका के प्रमुख है गुलाम हुसैन, जो ये कह रहे हैं कि हम अपने अधिकार को नहीं छोड़ेंगे और किसी भी प्रेशर में आकर के हम कोई समझौता नहीं करने वाले हैं। जो प्रेशर बनाने की कोशिश अमेरिका की तरफ से की जा रही है, खासतौर पर हॉर्मुज में, उस पर ना तो हम झुकने वाले हैं और ना ही हम किसी तरीके का कोई अधिकार अपना छोड़ने वाले हैं। हॉर्मुज को लेकर के स्थिति लगातार बिगड़ते जा रही है। जैसे अमेरिका की तरफ से इस बात का ऐलान किया गया था कि वो 21 दिन का सीज फायर लगा रहा है, 15 दिन का सीज फायर लगा रहा है 21 अप्रैल तक, तो उस बात का स्वागत कई देशों की तरफ से किया गया था। लेकिन उसके बाद अमेरिका जिस तरीके से आगे बढ़ा, उसने जिस तरीके से हॉर्मुज में नाकेबंदी की, उसकी वजह से ये स्थिति सिर्फ और सिर्फ बिगड़ी है, ना कि सीज फायर के दौरान संभली है। अमेरिका और ईरान के बीच में दूसरे दौर की वार्ता पर भी संशय के बादल मंडरा रहे हैं। अब दूसरे दौर की वार्ता से पहले ईरान ने अमेरिका के सामने एक और बड़ी शर्त रख दी है। कौन सी वो बड़ी शर्त रखी गई है, देखिए। के बीच 2 हफ्ते का सीज फायर तो जारी है, लेकिन तनाव भी बढ़ता जा रहा है। मध्यस्थ दोनों देशों के बीच समझौता कराने का प्रयास कर रही है, लेकिन वार्ता को लेकर भी टेंशन बढ़ते जा रही है। अमेरिका और ईरान अपनी अपनी शर्तों पर समझौता चाहते हैं। दोनों में से कोई भी पक्ष अपनी मांगों पर समझौता करने को तैयार नहीं है। इस बीच दोनों ही देश एक दूसरे को लगातार धमकी भी दे रहे हैं।
माना जा रहा है कि मंगलवार को अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता हो सकती है, जिसमें एक बार फिर अमेरिका और ईरान का प्रतिनिधिमंडल आमने सामने आ सकता है। लेकिन उससे पहले ईरान ने एक बड़ी शर्त रखी है। ईरान ने अमेरिका के साथ दूसरे दौर की बातचीत से नाकेबंदी हटाने की मांग कर दी है। ईरान का साफ तौर पर कहना है नाकेबंदी हटने के बाद ही बातचीत होगी। उधर ट्रंप नाकाबंदी नहीं हटाने पर अड़े हुए हैं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने दूसरे दौर की वार्ता के लिए ईरानी प्रतिनिधि मंडल के रवाना होने से पहले ही अपनी एक बड़ी शर्त रख दी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पहले अमेरिका नेवी की नाकेबंदी हटाए। ईरानी मीडिया के अनुसार ईरान की ओर से साफ कहा गया है कि जब तक अमेरिका की नौसैनिक नाकेबंदी जारी रहेगी, तब तक ईरान की ओर से कोई भी प्रतिनिधिमंडल नहीं भेजा जाएगा। उधर अमेरिका का रुख साफ है कि जब तक ईरान के साथ पक्का समझौता नहीं हो जाता, तब तक हॉर्मुज में नाकेबंदी जारी रहेगी और ईरान की ओर से आने और जाने वाले जहाजों को अमेरिकी सेना रोकती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो विस्फोट में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।